सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो राइट नाउ हमारे इंडियन बैंक्स एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम से होते हुए गुजर रहे हैं, जिसके बारे में रिसेंटली हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी बात करी थी, जहां उन्होंने बताया था कि इंडिया में हमें इंक्रीजिंगली एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहां पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना पैसा बैंक के साथ पार्क करने की बजाय उस पैसे को स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस वजह से ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम में हमें एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि पिछले कुछ सालों में हमें टॉप बैंकिंग स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक जैसे जो स्टॉक्स हैं, उन्होंने इतना बड़े लेवल पे अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। एंड इवन अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को भी देखोगे, जो कि इंडिया के टॉप बैंक्स को रेप्लिकेट करता है, तो वो इंडेक्स ने भी निफ्टी 50 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो आज के हमारे वीडियो में हम इसी लिक्विडिटी क्राइसिस के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूरे ही क्राइसिस के पीछे के एक्चुअल रीजंस क्या है। सेकेंडली हम जानेंगे कि यहाँ से फर्दर क्या ये क्राइसिस और एक्सकेलेट हो सकती है या फर्दर कंट्रोल में आएगी, और कंट्रोल में आएगी तो पूरे ही कंट्रोल में कितना टाइम लग सकता है। और थर्डली एंड फाइनली हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे ही क्राइसिस के चलते वो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा वर्स्टली इंपैक्टेड रहेंगे, और इसके अगेंस्ट कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको इस पूरी ही क्राइसिस के बाद एक एडवांटेज मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यही जानने से कि बैंक्स फंक्शन किस तरह करते हैं। तो देखिए, बैंक्स का बिजनेस एक सिंपल फंडा पे बिलोंग करता है, जहां पर सबसे पहले वो आप और हमारे जैसे लोगों से अपने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और एफडीज वगैरह के थ्रू कम इंटरेस्ट से पैसा उठाते हैं, और फिर फर्दर उसी पैसे को आगे दूसरे लोगों को लोन पे दे देते हैं एट हायर इंटरेस्ट, और फिर उसके बीच का एट दी एंड जो डिफरेंस बचता है वो बैंक्स का प्रॉफिट होता है। अब अगर आप और हमारे जैसे लोग बैंक्स में करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में या इवन एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा डिपॉजिट करना कम कर देंगे, तो इससे बैंक्स के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी, और इससे पैसे की जो कमी होगी उससे फर्दर वो आगे लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, जिससे जो इम्पैक्ट है वो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ेगा। अब यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम आज के टाइम इंडियन बैंक्स फेस कर रहे हैं, और इस पूरे ही लिक्विडिटी क्रंच के पीछे के तीन मेजर रीजन है, जिसमें सबसे पहला रीजन है हमारा हाई इन्फ्लेशन और हमारे इंडियंस की बढ़ती हुई फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो देखिए, इंडिया के केस में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट होता है वो 5% के अराउंड होता है, और यही जो इन्फ्लेशन है ये आफ्टर कोविड 7% से भी ऊपर निकल गया था। इसी ड्यूरेशन में लोगों को समझ में आना शुरू हो गया कि आज के टाइम अगर वो अपना पैसा कासा यानी करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो इस केस में बैंक उन्हें करंट अकाउंट के केस में तो 0% इंटरेस्ट देता है, और सेविंग अकाउंट के केस में मैक्स टू मैक्स 3 से 3.5% इंटरेस्ट दे देगा। वहीं अगर ये पैसा वो एफडी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस केस में भी मैक्स टू मैक्स बैंक उन्हें 6 से 7% के इंटरेस्ट देते हैं, जो कि पोस्ट टैक्स इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता। तो क्यों ना इस पैसे को बैंक में रखने की बजाय वो यही पैसे को मार्केट्स लाइक स्टॉक मार्केट्स और म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें, जिससे उन्हें एटलीस्ट इतने तो रिटर्न मिल पाए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। बट ये जो हाई इन्फ्लेशन है ये आपके लिए एक तरह से काफी बेनिफिशियल हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, वी ऑल नो इस हाई इन्फ्लेशन के चलते हमारे आरबीआई ने जो अपने इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको अपने ऑल टाइम हाई ग्राउंड कर रखा है, जिस वजह से जो बैंक्स वगैरह के एफडीज हैं इन पे हमें राइट नाउ हाईएस्ट एवर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। अब एज एन इन्वेस्टर मैं आपको हमेशा इस बात को बताता हूं कि अगर आपको मार्केट से ग्रेटर देन एवरेज रिटर्न्स कमाने हैं, तो आपके पास एक लम सम अपॉर्चुनिटी फंड हमेशा होना चाहिए, जिसको कि आप मार्केट में तब डिप्स पे डिप्लॉय कर पाओ जब मार्केट एक फॉल दिखाता है। और इसी अपॉर्चुनिटी फंड को क्रिएट करने में आपकी हेल्प कर सकता है स्टेबल मनी, जो कि आपको इस पूरे ही प्रोसेस में एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड कर सकता है। अब देखिए, स्टेबल मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यूजर्स को डायरेक्टली कनेक्ट करता है विद द बैंक, जहां पर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डिफरेंट बैंक्स में मल्टीपल एफडीज खुलवा सकते हो, एंड दैट टू विदाउट ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट विद देम। अब नॉर्मल केस में मान के चलिए आपने अपने अपॉर्चुनिटी फंड के लिए किसी भी बैंक में एक एफडी खुलवाई, जिस पे आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि एट द एंड आपको इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करने दे रहा है। बट वहीं अगर आप यही एफडी स्टेबल मनी की ऐप के थ्रू खुलवाते हो, तो यहाँ पर आपको स्टेबल मनी ऑप्शन देता है कि आपको अपनी एफडी पे 9.1% तक का हाई इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। लेट मी टेल यू, ये जो एफडी अपने यहाँ पर ओपन करते हैं वो डीआईसीजीसी, जो कि आरबीआई के थ्रू एक होली ओन सब्सिडी है, उसके थ्रू इंश्योर्ड होती है अप टू 5 लाख रुपीज तक, जो कि आपको बाकी बैंक से केस में देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये केवल आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है विद द बैंक, तो इधर जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो स्टेबल मनी के पास डिपॉजिट ना होके डायरेक्टली बैंक्स में उसकी एफडी खुलती है, और आपकी एफडीज बुक होते ही मैसेजेस और ईमेल्स के थ्रू आपको उसका कॉन्फर्मेशन ही मिल जाता है। बात अगर करोगे विड्रॉल की, तो वो भी आप किसी भी टाइम कर सकते हो और पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आता है। प्लस इस पूरे ही प्लेटफॉर्म की मदद से आप मोर देन 200 बैंक्स की जो एफडी के इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें अपने लिए कंपेयर कर सकते हो, जिससे आप अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन चूज कर पाओ। और इसके इसी सारे फीचर्स की मदद से लाइक इजी विड्रॉल, इन्फ्लेशन बीटिंग कैपेसिटी और फ्री फ्रॉम मार्केट रिस्क होने की वजह से आज मोर देन 5 लाख जो पीपल हैं वो अपने फिक्स रिटर्न इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेबल मनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और जैसा कि आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी सुनी लिया होगा कि अगले ही मंथ से हमें इंटरेस्ट रेट्स कट देखने को मिल सकते हैं, तो राइट नाउ बेस्ट टाइम है कि आपको अपनी एफडीज की इन्वेस्टमेंट पे बेस्ट एवर रिटर्न्स मिल पाए। तो अभी जाइए
स्टेबल मनी की एप्लीकेशन को चेकआउट करिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आपको दे रखा है। अब इसके बाद इस पूरी ही लिक्विडिटी क्राइसिस का सेकंड बड़ा रीजन है हमारे यहाँ सेविंग्स रेट्स का अपने ऑल टाइम लो के अराउंड होना, और इसके अगेंस्ट जो लोन की ग्रोथ है वो काफी तेजी से ग्रो होना। यहाँ पर राइट नाउ क्योंकि सेविंग्स अपने ऑल टाइम लो के अराउंड है, अगर आप डिपॉजिट्स में ग्रोथ देखोगे तो उसका नंबर है 10.6% का, पर इसके अगेंस्ट अगर आप लोन्स की ग्रोथ देखोगे तो लोन्स में ग्रोथ चल रही है 13.7% की। यानी जितनी तेजी से बैंक के पास डिपॉजिट नहीं आ रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से बैंक्स को लोन्स देना पड़ रहा है। और इससे हो ये रहा है कि राइट नाउ बैंक्स के केस में जो उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो अपने ऑल टाइम हाई ग्राउंड पहुंच चुका है। अब इसको अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो मान के चलिए किसी भी बैंक के केस में उनके पास 100 रुपए का डिपॉजिट आता है, और उसके अगेंस्ट अगर वो 70 रुपए का क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं किसी दूसरे कस्टमर को, तो इस केस में उनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बनेगा वो बनेगा 70% का। अब आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग हर एक बैंक को जिनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है उसको 70 से 80% के अराउंड मेंटेन करना है। और ये इसीलिए मेंटेन करना है बिकॉज कल को अगर बैंक्स ने जितना उनके पास डिपॉजिट आ रहा है उसको पूरा का पूरा क्रेडिट दे दिया, यानी 100% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हो गया, तो ऐसे में कल को अगर बैंक के डिपॉजिटर्स बैंक के पास आते हैं और कहते हैं कि हमें अपना पैसा दो, तो कई सारे डिपॉजिटर्स अगर एक साथ आ गए तो बैंक्स ऐसे में उनको पैसा वापस नहीं दे पाएगा, बिकॉज वो पैसे को ऑलरेडी लोगों को क्रेडिट पे दे चुका है। एंड ऐसे बैंक्स का फेलियर भी हो सकता है। एंड इसीलिए फ्यूचर में ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए बैंक्स को अपना क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 70 to 80% के बीच में ही मेंटेन करना पड़ता है। पर राइट नाउ अगर आप देखोगे तो इंडियन बैंक्स का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 80% के अराउंड ऑलरेडी पहुंच चुका है, और काफी सारे ऐसे ही बैंक्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो इससे काफी ज्यादा भी हो चुका है। और इसके बाद जो थर्ड और ऑब्वियस रीजन आता है वो आता है पिछले 1 से 1.5 सालों में हमारे निफ्टी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, जहां पर अगर आप डेटा देखो तो निफ्टी ने लास्ट 1 साल में मोर देन 30% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं, और लास्ट 5 ईयर्स में मोर देन 18% के सीएजीआर रिटर्न दिए हैं। वहीं पर अगर आप इसको कंपेयर करोगे निफ्टी के हिस्टोरिकल रिटर्न से, तो लेट मी टेल यू यहाँ तो भले ही आपको 12% के सीएजीआर रिटर्न दिखा रहा है इन द लास्ट 10 ईयर्स, बट अगर आप एवरेज रिटर्न्स को देखो तो निफ्टी ने पास में केवल 11% पर एनम के ही एवरेज रिटर्न्स दिए हैं। और इधर कई सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि इस साल के बजट में जो हमें कैपिटल गेन टैक्सेस बढ़ते हुए देखने को मिले, उसके पीछे का भी वन ऑफ द रीजन यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्हें डिस्करेज करना चाहती थी टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट, जिससे वापस से थोड़े लोग अपना पैसा बैंक्स में रख सके ना। अब क्या इसका मतलब है कि लोग जो अपना पैसा है वो मूविंग फॉरवर्ड भी बैंक्स वगैरह से हटा के केवल स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह जैसे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में ही रखेंगे, और क्या ये जो प्रॉब्लम है ये आगे जाके और ज्यादा बढ़ेगी बैंक के केस में? तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी इस पूरी प्रॉब्लम के जो तीनों रीजन है उस पर वापस से आते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा जो रीजन था वो था हाई इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की बात अगर आप करंट में करोगे तो राइट नाउ अगर आप जुलाई के मंथ का इन्फ्लेशन का डेटा देखोगे तो विच शोज कि ये इन्फ्लेशन काफी बड़े लेवल पे आज के टाइम फॉल हुआ है, और करंट में जुलाई के मंथ में ये इन्फ्लेशन 3.54% के अराउंड आया है। और इसके चलते जिन लोगों ने हाई इन्फ्लेशन के चलते अपना पैसा मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट किया था उसमें से कुछ लोग अपना पैसा वापस से थोड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट में लाएंगे, बिकॉज मार्केट्स में आपका पैसा एक बड़े रिस्क पे भी रहता है। इसके बाद अगर आप बात करोगे सेकंड पॉइंट की, जो कि बढ़ता हुआ क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, बिकॉज हमारे डिपॉजिट्स की जो ग्रोथ है वो काफी कम हो रही है एज कम्पेयर टू लोन, तो इसके लिए मैं अगर आपको डेटा पे लेके चलूं तो ये डेटा आपको साफ दिखाता है कि पास्ट में मार्केट में जब जब हमें एक रैली देखने को मिली है, चाहे 2020 का केस देख लो या उससे पहले का केस देख लो, उस केस में मार्केट में जो हमें क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि जब भी मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हमारे मार्केट में जो लोग हैं वो अपना पैसा बैंक्स वगैरह से निकाल के मार्केट में बेटर रिटर्न्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो घूम फिर की चीजें इसी पॉइंट पर आ जाती हैं कि सारी चीजें इस पॉइंट पर डिपेंड करेंगी कि गोइंग फॉरवर्ड हमारे मार्केट किस तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूं जिससे आप खुद ही डिसाइड कर पाओ कि आगे आने वाले टाइम में किस चीज के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखिए आपने ये बात तो ऑब्जर्व कर ली होगी कि अभी हमारे मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई ग्राउंड ट्रेड कर रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे मार्केट जो पहले हर दिन काफी ज्यादा बड़े हाईज लगा रहे थे, ऐसे में हम मार्केट में कांस्टेंट बेसिस पे एक प्रेशर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज से कुछ दिन पहले मैंने आपसे एक डेटा शेयर किया था एक वीडियो में, जहां मैंने आपको बताया था कि 1998 से लेकर अभी तक जब जब हमारे मार्केट्स में रेट कट्स आना शुरू हुए हैं, जो कि हमें पता है सितंबर के ही मंथ से शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में पास्ट में हर बार रेट कट्स आने के कुछ टाइम बाद यानी 6 to 7 मंथ्स बाद ही हमें मार्केट में एक बहुत बड़ा करेक्शन देखने को मिलता है ड्यू टू रिसेशन। और इस बार भी क्यों इसके आने के चांसेस हैं इसके बारे में मैंने इस डिटेल वीडियो में समझा रखा है, तो उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद रिसेंटली आपने एक न्यूज़ भी मार्केट में सुनी होगी कि कैसे एक कार डीलरशिप ओनर जिसके केवल 2 शोरूम्स है और केवल 8 एम्प्लॉइज है, वो अपना आईपीओ मार्केट में लेके आते हैं ऑफ 12 करोड़ रुपीज, और इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स 4800 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देते हैं। और किस तरह ओला इलेक्ट्रिक जैसे आईपीओ जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनीज है, इनके भी आईपीओ रिटेल इन्वेस्टर्स बड़े लेवल पर ओवर सब्सक्राइब कर देते हैं। दिस शोज के रिटेल इन्वेस्टर्स के अमंग किस तरह का ऑप्टिमिज्म है रिगार्डिंग द मार्केट। एंड हिस्टोरिकली स्पीकिंग जब भी इस तरह के सिनेरियोज हमें मार्केट में देखने को मिले हैं, तो उसके बाद हमें मार्केट में एक बहुत अच्छा करेक्शन भी देखने को मिला है। अब विद दिस हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, जहां पर हम ये समझेंगे कि इस पूरे ही सिनेरियो से वो कौन से ऐसे बैंक्स है जो कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट हो सकते हैं, और इसके अगेंस्ट कौन से ऐसे बैंक या स्टॉक्स हैं जो कि इससे सबसे ज्यादा बेनिफिट
उठा सकते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर 2 पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो ये कि जो भी बैंक्स वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी। मैं आपको केवल अपना एक एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से फर्दर आपको खुद डिसाइड करना है और अपनी खुद फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करना है कि आपको उन स्टॉक्स में बाय या सेल करना है या नहीं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कि अगर आप एक स्लाइटली मोर एक सीरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर हो, और अगर आपको इस तरह की इन डेप्थ एनालिसिस रिगार्डिंग डिफरेंट स्टॉक्स पसंद आती है, तो आप कंसीडर कर सकते हो हमारे चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां टाइमली बेसिस पे आपको इस तरह की इनसाइटफुल मार्केट अपडेट देता रहता हूं। अब विद दिस हम देखते हैं कि वो कौन से ऐसे बैंक्स हैं जिनको इस पूरे ही सिनेरियो का एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है उनके बिजनेसेस पे। तो इसमें रिलेटिवली स्मॉलर बैंक्स आ जाते हैं, लाइक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक जैसे बैंक। अब इनको मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज अगर आप इन बैंक्स के क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को देखोगे, तो राइट नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 98% का हो चुका है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का 84% पहुंच चुका है, जो कि मार्च में था 84%, और अभी तो और भी ज्यादा हो गया होगा। एंड बंधन बैंक जैसे बैंक्स का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो 93% पहुंच गया है। यानी आरबीआई की जो 70 to 80% की जो रेंज है, उससे ये बैंक काफी ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं। अब इससे होगा ये कि इन्हें अपना जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है इसको जल्दी ही मेंटेन करना पड़ेगा। अब इस केस में क्योंकि इनकी डिपॉजिट्स तो काफी तेजी से बढ़ नहीं रही, तो इसके लिए करेंगे क्या कि ये जो नए लोन्स दो लोगों को देते हैं, उन लोन्स को थोड़ा ही कंट्रोल करेंगे, और अगर ये लोन्स थोड़े कम डिस्पर्स करते हैं तो उस केस में इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंपैक्ट होगी। पर वहीं पर दूसरी तरफ एक और इंपैक्ट इन बैंक्स के बिजनेस पे पड़ेगा, और वो पड़ेगा इनके स्मॉल साइज की वजह से। अब बिकॉज इन बैंक्स का साइज इतना ज्यादा एचडीएफसी बैंक जैसे तो बड़ा नहीं है, इसलिए इनका जो प्रेजेंस है वो भी लिमिटेड है। अब इससे होगा ये, इस टफ सिचुएशन में अगर इनको अपने जो डिपॉजिट ग्रोथ है उनको बढ़ाना है, तो उसके लिए इनको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने जो एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है रेगुलर बैंक के कंपैरिजन में। अब इससे होता ये है कि अब मान के चलिए आज आईडीएफसी जो बैंक है, इसके केस में इनके पास एक दो ही तरीके होते हैं डिपॉजिट अट्रैक्ट करने के। पहला होता है कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, और सेकंड होता है हमारा एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट। अब सारे ही बैंक्स को कासा जैसा जो डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट है यही पसंद है, बिकॉज करंट अकाउंट के केस में उनको 0% इंटरेस्ट देना पड़ता है, और सेविंग अकाउंट के केस में मैक्सिमम 3 से 4% इंटरेस्ट देना पड़ता है। पर यही अगर आप एफडी से उनके पास पैसा आता है तो उस पर उनको 7-7.5% तक भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, बिकॉज रेगुलर बैंक्स तो ऑलरेडी 6-6.5% ऑफर कर रहे हैं। अब ऐसे केस में अगर वो इस पैसे को आगे लोन पे देते भी हैं, तो उससे जो अमाउंट आएगा भी पैसा इनके पास, उसका जो डिफरेंस होगा उनकी कमाई कम होगी, और इस डिफरेंस कम होने की वजह से उनको हमेशा से एफडी जैसे इंस्ट्रूमेंट है इन पे कम फायदा होता है। बट अब दूसरी तरफ इस पूरे ही सिनेरियो का फायदा कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे बड़े बैंक्स को होने वाला है। अब उसका रीजन भी मैं आपको देता हूं। टेक एचडीएफसी फॉर एन एग्जाम्पल। एचडीएफसी बैंक के केस में अगर आप राइट नाउ उनका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो देखोगे तो वो आपको 110% का दिखेगा। अब सबसे पहले तो आप यहीं पर कहोगे कि यार 110% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। अब इधर मैं आपको बता दूं, ये क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो आपको इतना ज्यादा इसीलिए दिख रहा है बिकॉज पास में जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस का मर्जर हुआ था, तो बिकॉज एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस एक अपने आप में जो एंटिटी थी वो केवल लोन ही दिया करती थी, इस वजह से इनका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो वो इतना ज्यादा दिखा रहा है। पर मूविंग फॉरवर्ड ये सेटल डाउन हो जाएगा। अब इन बैंक के केस में इनको बेनिफिट ये मिलता है कि बिकॉज इनका जो एक्सपोजर है और जो प्रेजेंस है वो काफी बड़े लेवल पे है और इंटरनेशनली भी है, तो इनको जो फंडिंग है वो दूसरी तरीके से भी मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम द डिपॉजिट्स, एंड इस फंडिंग को फर्दर वो यूज कर सकते हैं अपने जो लोन ग्रोथ है उनको देने के लिए। एंड ऐसे केस में क्योंकि इस पूरे ही ड्यूरेशन में जो स्मॉल फाइनेंस या फिर स्मॉल बैंक्स है उनके केस में उनकी जो लोन की ग्रोथ है वो रुक गई है, तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं इस पूरे ही ड्यूरेशन में इनसे मार्केट से एक्वायर कर लेते हैं। जहां पर अगर आप एचडीएफसी बैंक के केस में भी देखोगे, तो जहां पर इस पूरे ही ड्यूरेशन में बाकी बैंक्स थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, वहीं एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक्स ने अपना जो सेमी अर्बन एरियाज है उनमें भी 900 बैंकिंग यूनिट्स खोलने की बात करी है, और इस पूरे ही सिनेरियो को जल्द ही प्ले आउट कर देंगे। फाइनली अगर हम बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसके बारे में श्योर आपने ऑलरेडी सुन रखा होगा कि किस तरीके से आपको एचडीएफसी बैंक एंड कोटक बैंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी अच्छी वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। बट अगेन मैं आपको कहूंगा कि किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी खुद की एनालिसिस करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो डू चेक आउट द स्टेबल मनी ऐप, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिया है। एंड अगेन अगर आप ये जानना चाहते हो कि किस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि आने वाले कुछ टाइम में जब इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे तो उससे हमारे मार्केट पे किस तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो ये जानने के लिए आप स्क्रीन पे दिए वीडियो को क्लिक कर सकते हो।